मित्रों नमस्कार। एक ही क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। तकनीकी खामी के कारण आज लाइव क्लासेस नहीं हो पा रही है, तो ये रिकॉर्डेड वीडियो आज आप तक पहुंचेगा और उसके बाद में जो भी जैसे भी पॉसिबल होगा हम लोग लाइव क्लासेस करेंगे। आपको पहले से इसका नोटिस मिल जाएगा। अगर हम पिछले वीडियो की बात करें तो पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक बात कर ली थी। यहाँ इतिहास का मामला था। इतिहास के मामले में मैंने आपको बताया था कि आपको क्या ध्यान में रखना है, मतलब अपने मैटर का काम ध्यान में रखना है। कम पढ़ो, अच्छा पढ़ो, मतलब कम खाओ, अच्छा पचाओ। एक तो क्या ध्यान रखना है कि हिंद यूनानी शासकों ने सिक्के चलाए थे। व्यापारी और राजा अपने अपने हिसाब से सिक्के चलाते थे और हिंद यूनानी जो शासक था विम किडफिसिस, ये नाम आपको याद रखना है। इन्होंने अपने सिक्के जारी किए क्योंकि न्यूमिस्मेटिक से संबंधित, सिक्कों के अध्ययन से संबंधित आरपीएससी कई बार क्वेश्चन पूछ लेती है। हालांकि हमें बहुत ज्यादा इसमें पीएचडी नहीं करनी है, ये ध्यान रखिए। उसके बाद में ग्रीक और खरोष्टी, जो खरोष्टी मतलब लिपि है उसमें ये मुद्रित हुए थे। और कुषाणों ने भी रोमन साम्राज्य से, यवन साम्राज्य से प्रेरित होकर के सिक्के चलाए थे, ये भी हमें ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो 390 से 550 ईसा बाद के काल में गुप्तकालीन जो सिक्के थे, स्वर्ण जो गुप्तकालीन सिक्के थे वो बहुत आकर्षक थे। अभी वो क्यों आकर्षक थे ये हम आगे बात करते हैं। और इसमें सम्राट की वीणा बजाते हुए समुद्रगुप्त के आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि वीणा बजाते हुए जो भी उनकी मुद्रित जो सिक्के हैं वो भी चलाए गए थे। दिल्ली सल्तनत शासकों ने भी चांदी के टके चलाए थे। शेरशाह सूरी ने शेरशाह रुपया चलाया था, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अकबर के टाइम में मुहर, मैंने बताया था पिछले वीडियो में मुहर क्या होती है, तो मुहर से संबंधित भी जो सिक्के है या मुद्रा है वो जारी की गई थी। मित्रों ये तो बात हो गई है। इससे अगर ज्यादा आपको पढ़ना हो इससे संबंधित तो मैंने आपको बताया था, एक रेफरेंस दिया था, मैंने कहा था राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकें हैं, उनमें भी आपको न्यूमिस्मेटिक से संबंधित बहुत सारा मैटर मिल जाएगा। या फिर नितिन सिंघानिया को आप पढ़िए, भारत की कला और संस्कृति को। नेक्स्ट आगे हम चलते हैं। मित्रों अब बात करते हैं राजस्थान के बारे में। तो राजस्थान के बारे में भी हमें बहुत ज्यादा कोई पीएचडी नहीं करनी है, मतलब छिद्रान्वेषण की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए, किंतु जो मैटर है हमें नॉलेज होना चाहिए। यानी मेंस की राइटिंग में आपको इतना नॉलेज होना चाहिए कि ये जो इतिहास में जो सिक्के हैं वो किस तरीके से प्रचलन में आए। सबसे पहले राजस्थान में देखें, मेवाड़ की बात करें तो मेवाड़ में बप्पा रावल ने कालभोज के नाम से जाना जाता है, इतिहास में आप पढ़े होंगे कि उन्होंने सबसे पहले सिक्के चलाए थे। और एक आंग्ल रिसर्चर एक अनुसंधान करता है, केब महोदय। तो केब महोदय ने 1893 में, 1893 में द करेंसीज ऑफ द हिंदू स्टेट्स ऑफ राजपूताना, ये उनकी एक पुस्तक है, न्यूमिस्मेटिक से रिलेटेड एक पुस्तक है, द करेंसीज ऑफ द हिंदू स्टेट्स ऑफ राजपूताना। इस पुस्तक में उन्होंने राजस्थान के सिक्कों के अध्ययन की जानकारी दी है। एक बहुत अच्छी पुस्तक है, मैं नहीं पढ़ पाया, लेकिन अगर आप पढ़ सको तो कभी लाइफ में जरूर पढ़िएगा। तो उन्होंने बताया कि राजस्थान के सबसे प्राचीन जो सिक्के हैं वो 6ठी शताब्दी के हैं, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के सिक्के हैं। और उस समय के जो सिक्के थे उनका प्रकार किस प्रकार का था, यानी वो किस प्रकार की थी, आहत मुद्रा थी। आहत मुद्रा मतलब वो एक ठप्पा लगाया जाता था, आहत मतलब एक ठप्पा लगाया जाता था, ये एक मुद्रा थी। और आहत मुद्रा चांदी, यहां ये देखिए चांदी और तांबा यानी इनसे निर्मित होते थे। इन पे ये ठप्पा लगाया जाता था, इन्हें पंचमार्क भी कहा जाता है। और इन पे पंचमार्कों सिक्कों पे, पंचमार्क वाले जो सिक्के हैं उन पे या आहत मुद्राओं पे सबसे बड़ी इसकी जो खासियत है वो आपको ध्यान में रखनी है कि इन पर किसी भी शासक का नाम नहीं मिलता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा आहत सिक्के रेण टोंक जो है, जिसे राजस्थान का टाटा नगर के नाम से भी जाना जाता है, वहां पे मिले थे। सांबर और नगरी में भी आहत मुद्राएं मिली हैं। सांबर में जो सांबर के यानी जो चौहान वंश है उनके जो संस्थापक थे वासुदेव चौहान, तो उन्होंने भी सिक्के जारी किए थे। यानी सांबर में भी सबसे पहले वासुदेव चौहान ने सिक्के जारी किए थे। नेक्स्ट, अभी अगर हम बात करें सिक्कों के बारे में और बात करें तो मारवाड़ में प्रथम जो गज सिंह थे उन्होंने सिक्के चलाए थे। मारवाड़ के जो सिक्के हैं उन पे जो गधे का चित्र अंकित होता था, इसलिए उनको गधिया सिक्के के नाम से भी जाना जाता है। जहांगीर के समकालीन थे और मारवाड़ के जो जहांगीर के समकालीन जो शासक थे गज सिंह थे, उन्होंने विजय शाही नाम से सिक्के चलाए थे। और
अगर अलग अलग रियासतों की बात करें, राजस्थान की जो रियासतें हैं, जो अलग अलग रियासतें, राजपूताना की जो रियासतें, उनकी बात करें, तो अगर मैं ये बात करूं तमंचा शाही सिक्के, ये भी बहुत बार आरपीएससी कई बार पूछ लेती है। सो धौलपुर के सिक्कों को तमंचा शाही सिक्के कहा जाता है। झाड़शाही सिक्के, झाड़शाही पैसा या सिक्के सवाई जयसिंह ने चलाए थे, आमेर रियासत या जयपुर रियासत से संबंधित है ये। प्रतापगढ़ के जो सिक्के हैं उन्हें सालीन शाही सिक्के कहा जाता है। चांदोड़ी, मेवाड़ के जो सिक्के उन्हें चांदोड़ी यानी चांदी के सिक्के होते थे, उन्हें चांदोड़ी भी कहा जाता है। अक्के शाही या मोहम्मद शाही जैसलमेर के सिक्कों को कहा जाता है। और मदन शाही, ये झालावाड़ के जो शासक थे मदन सिंह, तो उन्होंने अपने सिक्के चलाए थे जिनको मदन शाही सिक्के कहा जाता है। थिंगला, ये ध्यान रखिए, थिंगला या त्रिशूलिया या भिलाड़ी, या ये जो सिक्के जो हैं ये भीलवाड़ा में एक टकसाल हुआ करती थी, भिलाड़ी जो टकसाल थी वहां से ये मुद्रित हैं। तो इन सिक्कों का भी आप ध्यान में रखें। इसके अलावा प्रतिहारकालीन सिक्कों की अगर हम बात करें तो ये 9वीं शताब्दी में ये प्रकाश में आए थे और भीनमाल जालोर से ये सिक्के मिले हैं। तो भीनमाल जालोर से प्रतिहारकालीन सिक्के मिले हैं। और इस बात का उल्लेख कहाँ है कि हमें ये सिक्के मिलते हैं, ये बिजोलिया शिलालेख से मिलता है। सांबर और अजमेर के संस्थापक अजय राज ने अजय शाही सिक्के चलाए थे। बहुत बार आपने इस चीज को पढ़ा होगा, अजय शाही सिक्के यानी अजय राज, यानी जिन्होंने राजधानी बनाया अजमेर को, तो अजय शाही सिक्के हैं। सोमेश्वर देव चौहान के सिक्के भी प्रसिद्ध हैं, काफी अच्छे सिक्के हैं ये। अजमेर के शासक भारमल के काल में मुगल जो टकसाल थी, ये भी ध्यान में रखिएगा, राजपूताना के अंदर मुगल जो टकसाल थी वो सबसे पहले भारमल बहुत अच्छे तरीके से आपने इतिहास में पढ़ा होगा। तो भारमल या बिहारीमल नाम से जो शासक थे, आमेर के शासक थे, कचवाहा शासक थे, तो उनके टाइम में भी यहाँ पे एक टकसाल खुली थी। तो ये सब सिक्कों के बारे में हमने राजस्थान के सिक्कों से संबंधित बात कर ली है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। अब देखिए, हमने बात की है न्यूमिस्मेटिक्स में जो सिक्के हैं, सिक्कों का लाभ क्या होता है। सिक्कों यानी जो वस्तु धन की हम बात कर रहे थे, वस्तु विनिमय थी, उसके बाद में क्या हुआ कि ये जो धातु जो सिक्के हैं या धात्विक धन है, उनका लाभ क्या है। और कंपेरेटिवली या तुलनात्मक रूप से अगर हम देखें वस्तु विनिमय के, तो एक तो क्या है कि धातु का अंतर्भूत मूल्य होता है। मतलब क्या होता है कि धातु जो होती है, धातु का सिक्का है, सोने का सिक्का है, मान लीजिए किसी शासक ने सिक्के चलाए और वो जो परवर्ती शासक हुआ, आगे आने वाला शासक हुआ, उसको ये सिक्के पसंद नहीं है, उसने बदल दिए, तो कोई बात नहीं, आप धातु को पिघलाकर उसका कोई भी ऑर्नामेंट बनवा लीजिए, कोई गहना बनवा लीजिए, और वो भी वही काम करेगा, यानी वो भी एक तरीके से मुद्रा का काम करेगा। सो उसके अंदर क्या होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू होता है, अंतर्भूत मूल्य होता है। धातु टिकाऊ है, ये गलने वाला सड़ने वाला नहीं है, यानी ऐसा नहीं है कि घर में रखोगी तो ये खराब हो जाएगा। सो ये भी ध्यान में रखें। ये विभाज्य है, मैंने आपको बताया था कि डिविजिबल है, फंजिबिलिटी की और डिविजिबिलिटी की दोनों खासियत जो है वो धात्विक सिक्कों में पाई जाती है। प्रतिमोच्य है, फंजिबल है, बिल्कुल ढला हुआ है, इसको किसी भी रूप दिया जा सकता है। और विदेश व्यापार भी संभव है, क्यों? क्योंकि धातु सर्व स्वीकार्य है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है ये, तो आप इसे आसानी से, मतलब भारत के लोग हैं, अगर सोने का सिक्का इराक में भी बेचे तो भी वो जो है वहां पे बिकेगा या वहां पे चलेगा। हम ये पिछले वीडियो में हमने ये बात कर ली थी। इसके अलावा बहुमूल्य धातु की स्वीकार्यता वैश्विक रूप से होती है, सो इसीलिए ये निश्चित तौर पे क्या है कि सर्व स्वीकार्य है। सो धात्विक या मतलब जैसे अगर अनाज है तो हो सकता है कि अनाज, जैसे राजस्थान के अंदर अगर अनाज बहुत ज्यादा है तो राजस्थान के अंदर अनाज की वो कीमत नहीं रहे, लेकिन सोने की कीमत राजस्थान में भी वही रहेगी और वही इराक में भी रहेगी, वही आप उत्तर प्रदेश में ले जाएं तो भी रहेगी। सो मित्रों, ये भी ध्यान रखिए कि बहुमूल्य धातु की स्वीकार्यता वैश्विक रूप से होती है। और दूसरी बात यह है, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अतीव मुद्रास्फीति की समस्या नहीं आएगी, यानी हाइपर इन्फ्लेशन की समस्या नहीं आएगी। अभी अपन देखते हैं हाइपर इन्फ्लेशन या फिर अतीव मुद्रास्फीति क्या होती है। सो क्यों समस्या ये क्यों नहीं आएगी, इसके पीछे क्या रीजन है? क्योंकि जो स्वर्ण है वो सीमित मात्रा में है, वो बहुत ज्यादा फैला हुआ नहीं है, यानी वो ऐसा नहीं है कि हर जगह, या जैसे मैंने आपको टाइड वाला बताया था, ज्वार आने पे क्या है कि समुद्र के किनारे पे कोड़ियां बहुत सारी आ जाती है और उन कोड़ियों की वजह से हो सकता है कि कोई एक बेवड़ा भी क्या करे कि अमीर बन जाए। सो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा सिक्कों के मामले में, तो उनका उत्पादन भी कम होगा, उत्पादन कम रहेगा तो उसकी जो कीमत है वो भी स्थिर रहेगी। नेक्स्ट, अब देखिए, मैंने ये बात की थी कि हाइपर इन्फ्लेशन होता क्या है, यानी अतीव मुद्रास्फीति क्या होती है। मान लीजिए अभी एक टाइम में अमेरिका का $1 है
और $1 के बदले 1 किलो प्याज आता है, ये हम मान लेते हैं। अभी ये उस मतलब क्या है कि स्थिर कीमत है। अभी मान लीजिए जॉन बाइडेन, अगर उनको लगता है कि ऐसा करके कमला हैरिस के नाम पर एक योजना चलानी चाहिए, तो वो कमला हैरिस सार्वजनिक योजना नाम से एक योजना कर देते हैं और वो बहुत सारे नोट छाप देते हैं। तो बहुत सारे नोट छाप देते हैं, दूसरी तरफ में प्याज छाप नहीं सकते, प्याज का तो उत्पादन होगा और प्याज उतना ही रहता है। तो अगर सबको 1-1 लाख रुपए का सूटकेस, मतलब $1-1 लाख का सूटकेस भर के सभी अमेरिकन को दे दिया जाए, तो अमेरिकन के पास बहुत ज्यादा पैसा आ जाएगा। और ऐसी में कंडीशन क्या होगी कि जहां पर $1 के बदले 1 किलो प्याज होगा, लोगों के पास अगर डॉलर ज्यादा हो जाएगा, तो ऐसे में क्या हो जाएगा कि जो प्याज है, प्याज की कीमत बढ़ जाएगी। यानी फिर क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 $5 आप लेके जाएंगे तो आपको 1 किलो प्याज मिलेगा। तो ऐसे में क्या होता है कि ये जो कंडीशन होती है जिसमें किसी भी वस्तु का मूल्य बहुत ज्यादा बढ़ जाए, मतलब वस्तु की सामने बिल्कुल क्या है, जो डॉलर्स है या जो मुद्रा है, तो वो मुद्रा बहुत ज्यादा हो जाए, ऐसे में वो वस्तु बहुत ज्यादा महंगी हो जाती है। इसे इन्फ्लेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन के प्रभाव क्या होते हैं, इन्फ्लेशन के दुष्प्रभाव क्या होते हैं, ये सब हम आगे वाली वीडियो में देखेंगे। अभी आप इतना समझिए कि अति मुद्रास्फीति क्या होती है। सो ऐसी कंडीशन में अतीव मुद्रास्फीति हो जाएगी। यानी क्या होगा, यदि बहुत सारी मुद्राएं छाप दी जाए, तो बहुत सारी मुद्रा छाप देने पर क्या हो जाएगा कि मुद्रा के समक्ष वस्तु की उपलब्धता क्या है, नहीं हो पाएगी, और ऐसे में क्या है, हाइपर इन्फ्लेशन की स्थिति हो जाएगी। लेकिन मैंने अभी बताया आपको कि स्वर्ण के मामले में या गोल्ड कॉइन्स के मामले में ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसका जो उत्पादन है वो बिल्कुल सीमित है। ठीक है, ये ध्यान में रखिए। नेक्स्ट, अब देखिए एक प्रश्न है छोटा सा, ये आप बिल्कुल आप वीडियो पॉज करके इसको देख लीजिएगा क्वेश्चन को, कि किन गुप्त शासक या शासकों ने अश्वमेध सिक्के जारी किए थे। यानी कि निम्न में से, ये जो नीचे दर्शाए गए हैं, उनमें से कौन से शासक थे जिन्होंने अश्वमेध सिक्के जारी किए थे। सो समुद्रगुप्त हैं, या चंद्रगुप्त द्वितीय हैं, या फिर कुमारगुप्त है, या स्कंदगुप्त है, या इनमें से कोई भी है। तो ऑप्शन जो है आपके सामने, ये 4 ऑप्शन है, इनमें से जो भी हो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, वीडियो पॉज करके। नेक्स्ट, अब देख सकते हैं कि जो प्राचीन काल के अंदर सिक्के थे वो धीरे धीरे गुणवत्ता के रूप में वो बिल्कुल खराब होते गए, घटिया सिक्के आते गए। आप देख सकते हैं पहले के टाइम में कितने शानदार सिक्के हैं, बहुत ही अच्छे सिक्के हैं और बहुत ही इन पे अच्छे तरीके से चित्रांकन किया गया। दूसरी बात, ये स्वर्ण सिक्के हैं और इनका वजन भी ज्यादा था। लेकिन कालांतर में इस तरीके के घटिया सिक्के आने लगे, यानी इस तरीके के सिक्के हैं, ऐसा लगता है ये दक्षिणी जो है या दक्षिण भारत के जो सिक्के हैं वो बिल्कुल कामचोरी से, अब जल्दबाजी में ऐसा कुछ बनाया गया। जबकि ये जो सिक्के हैं इनके अंदर बहुत अच्छे वीणा बजाते हुए, घुड़सवारी करते हुए, रानी के साथ जो है चित्रण किया गया है इनमें, तो बहुत अच्छे सिक्के थे। अब ये प्रॉब्लम कहाँ आई, यानी ऐसे अच्छे सिक्के थे या गुणवत्तापूर्ण जो सिक्के थे या जो आकर्षक थे, अवसमनेस जो थी इनकी वो खत्म हो गई और वो घटिया सिक्के कैसे आए, वो सब बात करते हैं अभी अपन। सो ये सब क्यों हुआ, अभी आप देखिए भारत से विदेश व्यापार होता था जब वस्तु विनिमय प्रणाली थी, यानी जो अट्टा सट्टा पद्धति थी, उस दौरान भी विदेश विनिमय होता था। उसके बाद में जब धात्विक मुद्रा आई तब भी विदेश विनिमय होता था। तो भारत से रोमन साम्राज्य को, यहाँ पे ध्यान रखें, रोमन साम्राज्य जिसको यवन देश के नाम से जाना जाता है, तो रोमन साम्राज्य को भारत से पेपर यानी काली मिर्च, जिसको यवन प्रिय यानी यवन के लोगों को प्रिय है, यानी रोमन साम्राज्य के लोगों को बहुत अच्छा लगता है, तो यवन प्रिय या मसाले या हाथी दांत या सिल्क, चंदन और ये सब भारत से एक्सपोर्ट किया जाता था। और बदले में भारत को एक्सपोर्ट यानी भारत में इंपोर्ट किया जाता था, वहां से सोने के सिक्के या स्वर्ण के रूप में आभूषण या जो भी चीजें, सोने की वस्तुएं, चांदी, दास, स्त्रियां, ये सब भारत को इंपोर्ट होता था। अब देखिए ऐसे में क्या था कि ये जो विदेश व्यापार था, विदेश व्यापार की तरफ की वजह से ही यूरोपियन हमारे भारत में आए, आपने इतिहास में पढ़ा होगा। तो ये इंडिया से एक्सपोर्ट होता था और इंडिया में गोल्ड इंपोर्ट होता था। अब धीरे धीरे क्या था, यानी आप इसको ऐसे समझिए कि अगर स्वर्ण वहां से भारत में आया है तो भारत में राजा को ज्यादा टैक्स मिलेगा, यानी ज्यादा कर मिलेगा, तो भारत का जो राजा होगा वो समृद्ध होगा, तो वो ज्यादा सिक्के चलाएगा।
तो ऐसे में बहुत ज्यादा उनके पास सिक्के थे या बहुत ज्यादा स्वर्ण था, तो वो जो अपनी मुद्रा थी वो स्वर्ण में ही जारी करते थे। एक तो बात ये। दूसरी बात है, जब उनको कर ज्यादा मिलेगा या जो राजस्व है उनको ज्यादा मिलेगा, तो इंडिया और चीन ऐसे कंट्रीज हैं जिनके जो सिक्के थे वो स्वर्ण के और आकर्षक सिक्के थे। लेकिन बाद में धीरे धीरे रोमन साम्राज्य का, यानी रोमन और फारसी जो साम्राज्य थे, वो उनका पतन हुआ, धीरे धीरे उनका पतन होने लगा। तो जैसे ही उनका पतन होने लगा, तो वहां जो लोग हैं, मतलब अगर मंदी आ जाए, बहुत ज्यादा मंदी आ जाए, तो उस कंडीशन में क्या है कि लोग अपने उपभोग कम कर देते हैं। तो जब लोग उपभोग कम कर देते हैं, तो वहां से, यानी रोमन साम्राज्य से या फारसी साम्राज्य से, इराक ईरान से भारत की ओर जो स्वर्ण है उसका आगमन रुक गया है। भारत की ओर स्वर्ण का आगमन रुक जाने से अब वहां के व्यापारी लोग बहुत ज्यादा व्यापार नहीं कर पाएंगे, और बहुत ज्यादा वो लोग व्यापार नहीं कर पाएंगे तो वो सोना बहुत कम लेके आएंगे, राजा को राजस्व या जो कर है वो भी कम मिलेगा। तो ऐसे में क्या करेगा कि राजा अगर कम, उसको टैक्स कम मिलेगा, तो राजा क्या करेगा, जो सिक्के हैं तो वो दूसरे प्रकार के सिक्के जारी कर देगा। तो ऐसे में क्या होगा, सिक्कों की गुणवत्ता बिल्कुल निम्न आ जाएगी। ऐसे में मान लीजिए अगर राजा के पास सोना नहीं है तो वो चांदी के सिक्के निकालेगा, चांदी के सिक्के छाप करके जनता में वितरित करेगा। तो ऐसे में लोग क्या करेंगे, क्योंकि जो सोने के सिक्के होते हैं उनको वो घर में रख लेंगे, और लेन देन में, यानी अगर अंडा सब्जी दूध वगैरह कुछ खरीदना है तो इसमें वो चांदी के सिक्के बाहर निकालेगा और चांदी के सिक्के मार्केट में चलाने की कोशिश करेगा। अगर चांदी के सिक्के भी नहीं है तो वो तांबे के सिक्के या घटिया नकली सिक्के वो मार्केट में चलाने की कोशिश करेगा। सो यहां पर मैं एक चीज और बताना चाहता हूं इसके साथ, कि लोग अच्छे सिक्कों को जमा कर देंगे और घटिया सिक्के बाहर निकालेंगे। मतलब बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड मनी। इंग्लैंड के एक बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं थॉमस ग्रिशम, इनका एक नियम है, या इन्होंने एक अर्थव्यवस्था का एक नियम सूझा है। वो क्या है कि बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड मनी। इसका मतलब क्या है कि अगर बहुत ज्यादा बैड मनी मार्केट में आ गई है तो गुड मनी बाहर निकल जाएगी, यानी लेन देन से बाहर निकल जाएगी। एक तो क्या करेंगे लोग, जो अच्छे सिक्के हैं, स्वर्ण सिक्के हैं यानी आकर्षक सिक्के हैं, तो उनको जमा कर लेंगे। दूसरी बात क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए ये जो ढेर है, तो इस ढेर में से क्या करेंगे, अच्छे सिक्के हैं उनको छांट लेंगे। या फिर वो क्या करेंगे, ऐसे एक जूट का बैग होगा, उस जूट के बैग में बहुत सारे सिक्के भर करके उसको हिलाएंगे, तो हिलाने से बाद में सिक्के वापस निकाल लेंगे तो उसके अंदर चांदी के कुछ अंश रह जाएंगे, जिसको वो पानी में धो करके या कोई भी केमिकल में धो करके चांदी को निकाल लेंगे। तो इससे क्या है, इन सिक्कों से उन्होंने चांदी निकाल ली है। दूसरा क्या करेंगे, वो ऐसी फाइल का, रेती का इस्तेमाल करके सिक्कों को घिस देंगे, क्योंकि सिक्के जो मुद्रित है वही अंकित मूल्य है, वही मूल्य पे चलेंगे। मतलब हर सिक्के को लोग तोल कर नहीं देखेंगे कि सही में ये 13 ग्राम का या 75 ग्राम का है कि नहीं है, ऐसा नहीं करेंगे। सो ऐसे में क्या होगा कि जो धातु है, उन जो वो धातु है वो बाहर आने लगेगी, यानी उससे लोग धातु को निकाल लेंगे, और धातु को निकालने के बाद उसकी जो गुणवत्ता है वो थोड़ी सी खराब होगी। और सिक्कों के ढेर में भी बढ़िया सिक्के को छांट लेंगे, लेन देन के लिए वो घटिया सिक्कों का या नकली सिक्कों का या कम आकर्षक जो है सिक्के हैं उनका चलन करेंगे। सो ग्रिशम का एक लॉ है, कि ग्रिशम का एक कानून है, नियम उन्होंने बनाया कि व्हेन कॉइन ऑफ इक्वल फेस वैल्यू, अगर इक्वल फेस वैल्यू का, यानी सोने के जो सिक्के हैं उस पर भी फेस वैल्यू सेम है, अंकित मूल्य सेम है, और चांदी के या तांबे के जो सिक्के हैं उन पर भी फेस वैल्यू सेम है, तो लोग सोने के सिक्कों को जमा कर लेंगे, लेन देन के लिए चांदी या तांबे के सिक्कों को चलाएंगे। सो व्हेन कॉइन्स ऑफ इक्वल फेस वैल्यू बट डिफरेंट इंट्रिंसिक वैल्यू, क्योंकि सोने के और चांदी के सिक्कों में इंट्रिंसिक वैल्यू बहुत अलग अलग बहुत ज्यादा फर्क होता है, उसके अंदर बहुत ज्यादा अंतर होता है। तो ऐसे में वो लोग क्या करेंगे कि ऐसे में वो घटिया सिक्कों का चलन करेंगे। सो दिस इज द रूल दैट बैड मनी ड्राइव्स ऑफ गुड मनी बाय जॉन ग्रिशम, थॉमस ग्रिशम सॉरी। सो इसके तहत क्या हुआ, सिक्के मार्केट में चलने लगे। मैंने अभी आपको पिछले जो स्क्रीन थी उसमें मैंने आपको बताया कि किस तरीके से सोने के सिक्के हैं वो धीरे धीरे मार्केट से गायब होने लगे, और उसके बाद में चांदी या तांबे के जो सिक्के हैं वो आने लगे। नेक्स्ट देखें, ये क्वेश्चन है, आप वीडियो पॉज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा कि मध्यकालीन भारत में उत्तरोत्तर उच्च गुणवत्ता युक्त तथा आकर्षक सिक्कों का प्रचलन कम क्यों होता चला गया। इसमें बहुत सारे आपके सामने ऑप्शन है, एक तो रोमन और फारसी साम्राज्यों का पतन हो गया, या फिर गुणवत्ता युक्त सिक्कों का संग्रहण होने लगा, और सी ऑप्शन है ए और बी दोनों, या फिर ना तो
ए और ना ही बी। इनमें से जो भी आंसर हो वीडियो पॉज करके आप इसका आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट, अब देखिए यहां तक तो हमने सिक्कों की बात की थी, यानी धात्विक धन की बात की थी, और धात्विक जो धन है उसके अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू होता है। लेकिन उसके बाद में हम टोकन मुद्रा का प्रयोग, यानी सांकेतिक मुद्रा या टोकन जो है मनी है उसके प्रयोग में हम आने लगे, यानी धीरे धीरे इतिहास बदलता गया। सो वो देखते हैं हम। तो एक तो क्या है कि जो बहुत ज्यादा कमजोर शासक थे तो उनका जो मतलब वो कमजोर शासक क्यों हुए, क्योंकि व्यापार कमजोर होता गया। व्यापार कमजोर होने की वजह से स्वर्ण चांदी और इनकी निधि का जो खर्च था वो बहुत ज्यादा होने लगा। युद्ध के खर्चे बहुत ज्यादा, मतलब युद्ध बारंबारता है युद्ध की, जो भी वॉर्स है वो बढ़ने लगे। सो ऐसे में क्या है, दरबारियों को मानदेय देना या दरबारियों को जो भी इनाम उपहार देना, तो वो उनके सामने एक बड़ी समस्या आने लगी। सो अगर हम सबसे पहले बात करें दुनिया के अंदर, तो पेपर मनी दुनिया में कौन लेके आया है, ये चीज आप ध्यान में रखिए। पेपर मनी या यूं कह सकते हैं टोकन मनी या सांकेतिक मुद्रा दुनिया में सबसे पहले कौन लेके आया? चीन का एक कुबलाई शासक जो था, चीन का एक कुबलाई शासक जिसका नाम चाओ नाम से एक शासक था, तो वो दुनिया में सबसे पहले टोकन मनी लेके आया है, ये भी ध्यान में रखिएगा। ईरान और फारस ने भी पेपर मनी जारी की थी, किंतु वो सबसे पहले जारी उन्होंने नहीं की थी। नेक्स्ट, आरंभिक काल में अगर हम देखें तो सल्तनत जो शासक थे, सल्तनत काल भारत में जो है उसमें चांदी का टंका एक टोकन मनी के रूप में इस्तेमाल किया जाने लगा, सांकेतिक मुद्रा के रूप में इस्तेमाल किया। तुगलक काल में उन्होंने क्या किया, ब्रॉन्ज के, कॉपर के कॉइन, यानी बिल्कुल सेम जो स्वर्ण सिक्के थे, सोने के जो सिक्के थे, यानी जो गोल्डन कॉइन्स थे, गोल्डन कॉइन का जो फेस वैल्यू था, यानी उस पर जो अंकित मूल्य था, वही अंकित मूल्य का कॉपर का, ब्रॉन्ज का या सिल्वर का उन्होंने शुरू किया था। तो इनको टोकन कॉइन्स कहा गया। और ये ऐसा आने से क्या हुआ, उसका परिणाम क्या हुआ कि संग्रहण, यानी सबसे पहले मैंने अभी पिछले जो स्क्रीन है उसमें मैंने आपको बताया था कि लोगों ने क्या किया, सोने के सिक्कों का संग्रहण करना शुरू किया। भूमि के एक कर के भुगतान के रूप में नकली सिक्के या तांबे के या ब्रॉन्ज के कॉइन जो है उनका इस्तेमाल करने लगे। और फॉरेन मर्चेंट्स है तो वो अगर उनको ये सिक्के दिए जाते तो फिर वो लोग ये सिक्के स्वीकार नहीं करते, उन्हें सोने के ही सिक्के चाहिए थे। तो इससे क्या हुआ कि व्यापार भी, यानी विदेश विनिमय जो है वो भी बहुत कम हुआ। मोहम्मद बिन तुगलक ने इन्हें वापस लिया, और एक सबसे बड़ी इतिहास के अंदर मतलब अर्थव्यवस्था की दृष्टि से मोहम्मद बिन तुगलक को एक बहुत अच्छा शासक माना जाता है, किंतु राजनीति की दृष्टि से उसे एक पागल राजा कहा जाता है। इतिहास में जो बहुत सारे इतिहासविद हैं वो भी उसे एक पागल राजा मानते हैं, क्योंकि उसने टोकन मनी शुरुआत की थी। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने पहले तो टोकन मनी जारी की, उसके बाद में देखा कि जो मर्चेंट्स है वो लोग ये सिक्के नहीं ले रहे हैं, व्यापार बिल्कुल कमजोर पड़ रहा है। तो उसने क्या एक ऑर्डर दिया कि ऐसा करो, ये जो ब्रॉन्ज के कॉइन है या कॉपर के कॉइन है या सिल्वर कॉइन्स है वो मुझे वापस ला दो, और उसके बदले में फिर से आपको सोने के सिक्के दूंगा। तो लोग क्या करने लगे कि वो नकली सिक्के भी छाप करके शासक के पास ले जाने लगे। जियाउद्दीन बर्नी ने एक अपनी जो पुस्तक है उसमें उन्होंने बहुत लिखा है कि तुगलकाबाद जो तत्कालीन जो राजधानी थी उसमें क्या है कि सड़कों पर जो नकली सिक्के उनके ढेर पड़े रहते थे, यानी नकली सिक्के लोगों ने निकाले और उसके बदले स्वर्ण सिक्के वो लेके आने लगे। तो यहाँ पर भी एक हम देख सकते हैं कि इतिहास में सिक्कों से संबंधित एक बहुत बड़ी आर्थिक जो गड़बड़ी है वो हमारे सामने भी आई थी।